स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एलसीएल के बारे में, जो लेस देन कंटेनर लोड है। अगर आप मान के चलो कि पूरी कंटेनर की लोड मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप एलसीएल बिल्कुल कर सकते हो। इसकी कोटेशन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। बेसिक चीज यहाँ पे आपको जानकारी चाहिए होगा कि जो भी आप एलसीएल में डील करोगे, तब आपकी जो भी प्राइजेस या जो भी कैलकुलेशंस होता है, ये सारी चीजें सीबीएम के ऊपर होती है। तो जब भी आप अपने बॉक्सेस को मेजर करते हो, तो आप प्रॉपरली एक मीटर्स पे मेजर कर लेना, या सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में कर लो, फिर बाद में उसको मीटर्स पे कन्वर्ट करके फिर आप अपनी सीबीएम कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने कैलकुलेटर दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप उस कैलकुलेटर में अपनी सीबीएम प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि एलसीएल में क्या होता है कि यहाँ पे आप पूरी कंटेनर तो ले नहीं रहे हो, आप अपनी जगह ले रहे हो एक कंटेनर के अंदर। तो कितना जगह ले रहे हो उसका उन्होंने चार्जेस करना है। तो क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके जितना बॉक्सेस है उतने हिसाब से वो सीबीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान के चलो मुझे एक शिपमेंट भेजनी है मुंबई टू सिंगापुर, तो मुझे क्या क्या चार्जेस होते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे सीबीएम कैलकुलेट करते हैं। अगर मान के चलो मेरी वजन एक्सट्रीमली हाई है, मैंने मान के चलो मैंने कुछ अलग ही मटेरियल डाल दिया उसके अंदर, जो मेरी इंजन डाल दिया, साइज तो सीबीएम का ही है मगर उसका वजन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत फ़र्क हो सकता है कि हाँ ये वजन के हिसाब से लेंगे या यहाँ पे उसको सीबीएम के हिसाब से लेंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो 20 मेट्रिक टन का है तो 2 सीबीएम का, मगर 20 मेट्रिक टन ले रहा है, उसका वजन इतना ज़्यादा है, तो भी काफ़ी बार ऐसा होगा कि वो कैलकुलेशंस थोड़ी गड़बड़ा जाएगा, तो फिर वो पूरी कंटेनर का प्राइसेस आपसे ले सकते हैं। तो क्या काफ़ी सारी कैलकुलेशंस होती है। नॉर्मली अगर इतना बड़ा शिपमेंट होता नहीं है सीबीएम में, नॉर्मली सीबीएम का जितना वॉल्यूम आना चाहिए उतना आएगा, मगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5000 या 6000 नहीं करते हैं। जो भी सीबीएम आ गया उसके ऊपर डिवाइड बाय 6000 या 5000 करके वॉल्यूमेट्रिक वेट, वो नॉर्मली एयर एलसीएल के लिए होता है। जब सी एलसीएल के लिए अगर हम यूज़ करें तो नॉर्मली ये चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे टर्मिनल चार्जेस नेक्स्ट आता है कि फ्रेट चार्जेस आ गया, जहाँ से मुझे एक पॉइंट से मुंबई से लेके मुझे सिंगापुर तक पहुँचाने का ये प्राइजेस उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो मेरा एक सीबीएम का 2200 है, जहाँ पे मेरा 10 सीबीएम है, तो ऑटोमेटिकली उसको 10 गुना कर देता है। तो यहाँ पे उसके बाद आता है टर्मिनल चार्जेस, जो एक सीबीएम के ऊपर 1200 रुपये ले रहे हैं, वो 12,000 रुपये हो जाएगा। अगर ये सारे अप्रोक्सीमेट नंबर्स है, आप अपनी कोटेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने फ्राइट फॉर्डर से मंगा लीजिए। मगर यहाँ पे जब भी आप देखते हो कि टर्मिनल चार्जेस में वहाँ की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, मान के चलो वहाँ पे लोकल ट्रक्स है टू आपका कंटेनर मूव करने के लिए, वहाँ पे क्रेन्स है, वहाँ पे लोकल जो वेसल पे लोड होने के लिए क्रेन्स हैं, तो काफ़ी सारे खर्चे हैं वहाँ पे। लेबर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, ऐड का चार्जेस हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको लगेगा। आप मना भी करोगे तो इसके चार्जेस के बिना तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मशीनरी का पैसे डाल रखे हैं, वो डिवाइड कर करके सारे कंटेनर पे निकालने वाले हैं, तभी तो उनको पैसे मिलेंगे, वरना तो कोई चैरिटी तो नहीं कर रहा, सब कुछ बिजनेस है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में या कहीं पे भी आप मान के चलो, सारे जब बिजनेसेस होते हैं, कोई भी यहाँ पे फ्री सर्विसेज नहीं मिलती है, सारे सब कुछ चार्जेस आते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आता है वरे चार्जेस, जो नॉर्मली आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बोल सकते हैं। आपके वेयर हाउस से लेके आप यहाँ पे सीएफएस स्टेशन तक या पोर्ट के पास जो क्लाइंट आपका जो फ्राइट फॉर्डर है उसके तक पहुँचाने तक का खर्चा आप अपने ऊपर भी ले सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सीएचए को बोला है तो उसको ही भी देना है, आप भी अपने एंड से भी भेज सकते हो, मगर वो रिसीव कर लेगा, रिसीव करके वो प्रोसेसिंग शुरू करेगा। तो वो क्या प्रोसेसिंग शुरू करेगा? एक तो क्लियरेंस प्रोसेस शुरू करेगा, सिस्टम में फाइल करना, डॉक्यूमेंट्स डालना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई करना, सारे कोऑर्डिनेट करना, कस्टम वालों को बुलाना, ये सारे क्लियरेंस चार्जेस, सील का चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस, ये सब करेगा। तो इसमें उसका फीस भी रहता है, और उसके साथ ही साथ इसका अपना डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी रहता है। अब मगर एक चीज़ ध्यान में रखना कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो भी है उसको अलग से लेना है, सो दैट आपको डिटेली पता रहे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या चार्जेस लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंश्योरेंस हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, पैथोसैनिटरी हो गया, बाकी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाली हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके एंड से दे सकते हो तो आप बना के दे दो, वरना उनको बोल देना, वो अपने आप से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद आता है मिसलेनियस चार्जेस, जो नॉर्मली टोल का चार्जेस होता है, टोकन फीस होती है, पार्किंग का चार्जेस हो सकता है, टोल का जो गेट चार्जेस होते हैं, ये सारे छोटे छोटे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 500 हज़ार के अंदर ही होता है, तो उसमें अपनी सर खपाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपने पहली बार कभी इस पोर्ट से काम नहीं किया तो आप एडी कोड रजिस्टर कर लो, तो उसका करीब करीब पैसे लगते हैं, मगर ये हर बार नहीं लगने वाला है। एक बार आपने कर दिया एडी कोड रजिस्ट्रेशन तो हो गया उस पोर्ट से, तो आपका डायरेक्टली जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपका बैंक उसमें लिंक हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर एडी कोड आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे आपको कराना पड़ेगा। आप सीएचए को बोल दो या फ्राइट फॉरवर्डर को बोल दो, वो अपने आप ही करा के आपको दे देगा। उसका जो भी प्राइजेस बनते हैं, चार्जेस बनता है, वो आपको बता देगा। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अगर इसकी समरी अगर आप कैलकुलेट करोगे पर सीबीएम मुझे कितना खर्चा पड़ा, एक फ्रेट चार्जेस में मान के चलो आज के टाइम पे मुझे 22,000 पड़ा, क्योंकि मेरा सीबीएम मैं 10 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके आपको कहाँ से कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन जाना है वो आप यहाँ पे देख लोगे तो आपके पास फ्रेट चार्जेस मिल जाएगा। उसके बाद टर्मिनल चार्जेस जो पोर्ट पे रेगुलरली लगने वाला है वो पर सीबीएम कितना होगा उनके पास ऑलरेडी लिस्ट रहता है, उसमें कोई ज़्यादातर नेगोशिएशन नहीं होती है, तो नॉर्मली वो टर्मिनल चार्जेस लग जाता है। अगर आप मान के चलो टर्मिनल चार्जेस में भी किसी ने मार्कअप ऐड किया है, कुछ लोग होते हैं बस कर देते हैं। अभी टर्मिनल चार्जेस वहाँ पे 800 रुपये दिया है, इन्होंने वहाँ पे उसको 1200-1500 रुपये तक करा दिया है। तो मगर किसी ने किसी और के कोटेशन में भी देखते हो ना टर्मिनल चार्जेस का क्या रेट है, तो वहाँ पे किसी ने कम दिया है तो फिर उसको पूछो यार ये तो कम में आ रहा है, आप लोग इतना क्यों चार्ज कर रहे हो? क्योंकि टर्मिनल चार्जेस उसमें कोई मार्जिन ऐड करना नहीं होता है। टर्मिनल चार्जेस वो डायरेक्टली आपको टर्मिनल को देना होता है, मगर वो भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका सर्विस तो ले ही रहे हैं, उनका कोई फ्री चार्ज नहीं है, वो तो अपना सर्विस तो ले ही रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो लोग टर्मिनल चार्जेस पे भी सारी चीज़ों पे मार्कअप ऐड कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी बहुत पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। वो थोड़ा देख लो कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। फिर यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन या वराई जो है, जो नॉर्मली आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप खुद भेजते हो या आपको भी भेजोगे तो उतना ही पड़ेगा, वो लेके जाएगा भी तो उतना ही पड़ेगा, तो फिर उतने में उसको दे दो क्योंकि आपकी सरदर्दी कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्लियरेंसेस चार्जेस, जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, क्लियरेंसेस चार्जेस हैं, कस्टम को फाइल करना, उनको बुलाना, लॉक लगवाना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पैकेजिंग ठीक नहीं हुए वो पैकेजिंग भी दोबारा आपके लिए करके देगा, उसका भी चार्जेस आपको बाद में जोड़ देगा। तो ये चार्जेस यहाँ पे रहेंगे, तो इसकी पूरी चार्जेस आपको पे करनी पड़ेगी, उसमें जो उसका सर्विस चार्ज भी इंक्लूडेड होता है। फिर उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस, जो बड़ा खर्चा नहीं है, उसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मिनिमल अमाउंट हो जाती है। इसके बाद आता है आपका एडी कोड, जो वन टाइम का है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर के साथ काम करते हो, जब भी आप एक एलसीएल कंटेनर भेजते हो, तो पहली चीज़ देख लेना कि उसका पूरा कॉस्टिंग आपको ब्रेकअप प्रॉपरली दे दें। ऐसा नहीं हो कि उसने एक नंबर दे दिया और आप समझ लिए कि हाँ यही फाइनल नंबर है, मगर उसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, कितना ओवर चार्ज कर रहा है, किसमें क्या चार्जेस कम कर रहा है, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो आप ओवरऑल ही देख लीजिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्यूमेंटेशन इससे कराऊंगा, फाइलिंग इससे कराऊंगा और कंटेनर में इससे भेजूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एक एक ऑप्शन सस्ता है वो नहीं देखना है। कंसोलिडेटेडली ओवरऑल आप देखो किसका रेपुटेशन अच्छी है, सारे प्राइजेस का ठीक ठाक लगा हुआ है, आप उसको काम दोगे, क्योंकि इसमें बटने वाला काम नहीं होता है। तो मल्टीपल सीएचओ को इन्वॉल्व मत करना, वो काम खराब होने वाला काम है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एलसीएल कर रहे हो, एक सीएचए का पूरा कोटेशन ले लो, कंपेयर करो कौन सस्ता पड़ रहा है, कौन अच्छा पड़ रहा है, वो देख के आप डायरेक्टली ऑर्डर निकाल सकते हो। तो फिर उनको बता देना मटेरियल कहाँ पे पैक करके रेडी रखा है, तो वो पिकअप कर लेगा। अकॉर्डिंगली उसको बोल देना प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट अगर लगती है तो पहले ही बोल देना, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डायमेंशन प्रॉपर्ली क्लियर करना, क्योंकि सीबीएम में अगर कोई गड़बड़ी करी ना तो आपकी पूरी कोटेशन जो भी आपने समझ के बैठे थे वो सारे गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, इसमें ये देखना है कि वहाँ पे जब प्रोडक्ट पहुँच जाती है तो उसका हैंडलिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ये भी आपको प्रॉपर्ली डिस्कस करके रखना है। 99% अगर आप एलसीएल करते हो तो प्लीज़ डीडीपी कर लो, क्योंकि वहाँ का भी कस्टम्स क्लियर करके आप मटेरियल डायरेक्टली निकाल के कस्टमर को भेज सकते हो। अगर वो डीडीपी नहीं होता है तो फिर आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि उसका हैंडलिंग चार्जेस कहाँ पे है, कौन पे करने वाला, वरना वो भी आपके कोटेशन में आ जाता है। तो देख लो, सारी नेगोशिएट कर लो, पहले चीज़ें समझ लो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप कोटेशन तो हमें भेज सकते हो, हम चेक करके आपको बता देंगे कि कौन सी चार्जेस फेयर है, कौन सी चार्जेस गड़बड़ी है, तो बता देते हो। उसके हिसाब से आप नेगोशिएट कर सकते हो, या आपको जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल पूछ सकते हो। तो कोई भी आपके पास कॉपी है, मान के चलो कि कोई भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए और आपने कंटेनर निकल गया, मगर इसके इंसेंटिव्स और बाकी चीज़ों की रिकॉर्ड रखने के लिए आपको ये प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है। अगर कम से कम मिनिमम आप 5 साल के लिए, और डिजिटल कॉपी तो मेंटेन करना ही करना है। ऐसे करके आपको लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, इवन कल जाके आप जब बड़ा कंटेनर काम करना शुरू करोगे तब भी आपको लोन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तभी भी आपको ये डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है।
तो प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मैनेज करिए, रखे रहिए और सारी प्रॉपरली मैनेज करिए। ओके, अगर सॉफ्टवेयर हो सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिजिटल कॉपी उसका मेंटेन कर सकते हो। तो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि LCL ऑर्डर है, शायद आपका कंटेनर डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उतना लोड अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उतनी लोड नहीं है, अगर ये कंटेनर पहले कहीं और जाएगा फिर वहाँ पे खुलेगा, उतना ही मटेरियल बाहर निकलेगा जितना मटेरियल उनको वहाँ पे डालना था, फिर दोबारा और मटेरियल डाल के फिर वो कंटेनर आगे निकालते हैं। तो ऐसे करके आपकी कंटेनर हर जगह खुलता खुलता जाएगा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंटेनर अगर नहीं खुलता है, डायरेक्टली डेस्टिनेशन के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल उतना है आज के टाइम पे हर जगह पे, तो उतनी मटेरियल में LCL कंटेनर्स निकल जाते हैं। मगर कभी ऐसा हो गया कि एक बॉक्स रुक गया, तो वो दूसरा कंटेनर में, ये कंटेनर तो फुल हो गया, दूसरे कंटेनर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो तब आपका कंटेनर जाएगा, तब आपका मटेरियल उस कंटेनर में जाएगा, तो क्या होगा ना, एडिशनल डिलेज होना शुरू हो जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा कोई ये टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो फिर ख़राब होने के चांसेस हैं। अब पहले ही फ्राइट फॉरवर्डर से बात कर लो कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, रीफर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, क्या मेरा मटेरियल है, इसमें कौन सा टेम्परेचर का लगेगा। आज के टाइम पे LCL में हर कंटेनर मिल जाती है, ऐसा नहीं कि आपको कंटेनर्स नहीं मिलेंगे, आपको हर तरीके के कंटेनर मिल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप पूरी कंटेनर मटेरियल भेज सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो, स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। फिर अगर कोई भी डाउट है तो है ही हम लोग यहाँ पे, तो आपको कोई भी डाउट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करना है, आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं है, ये सारी सरदर्दी मुझे झेलना नहीं है, मुझे खुद ही प्रोडक्शन में इतना टाइम लग जाता है, अगर पूरी एक्सपोर्ट डिवीजन आप आउटसोर्स करना चाहते हो, आप बिल्कुल हमें कर सकते हो। बायर फाइंडिंग से लेके, क्लोजर से लेके, लॉजिस्टिक से लेके, कंप्लायंस से लेके, सारा सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे। आपका कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अगर नॉलेज नहीं है, पहली बार अगर आप कर रहे हो, उसमें भी दिक्कत आ रहा है, वो चीज़ें नहीं आना चाहिए, तो फिर आप हमसे काम कर सकते हो, और जो भी है हम बात करके उसको कोलैबोरेटिवली हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में आप बात कर उस टीम से बात कर लीजिए, तो टीम आपको समझा देगा कि क्या क्या प्लान्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या मदद आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप अगर कोई और चीज़ें हैं जो पूछना है, आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो या कमेंट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।